नमस्कार। देखिए, आज से हम लोग इस चैनल पर पॉलिटी को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सभी एग्ज़ामों के लिए। सभी एग्ज़ाम में पॉलिटी से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको जो है ध्यान से देखना है और इस चैनल पर जो है आने वाले समय में भाग 1 से लेकर भाग 22 तक वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आप जो है अपने तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको जो है समझाया जाएगा, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है भाग 1 को देखेंगे। देखिए, भाग 1 जो है इसको पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है कि जैसे संविधान का निर्माण कैसे हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग जो है उन सभी चीज़ों को लास्ट में पढ़ेंगे, जब 22 भाग तक हम लोग पढ़ लेंगे तब उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग भाग 1 को डायरेक्ट चालू कर देंगे। भाग 1 में जो है 4 आर्टिकल्स हैं, चारों आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। बहुत सारे चीज़ों की इसमें भी पढ़ना है कि अखंड भारत का टुकड़ा कैसे हुआ, उन सभी को पढ़ेंगे। देशी रियासतों का एकीकरण कैसे किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। हर वीडियो में हम लोग ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। और जो भी भाग पढ़ाया जाएगा उसका अलग से एक वीडियो लाया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हमारा संविधान बना तो उसको जो है मूल संविधान कहा जाता है। तो उस समय जो है पूरे संविधान में कुल 395 आर्टिकल्स थे और भाग की बात करें तो 22 भाग थे और अनुसूची जो है 8 थे, ठीक है? मूल संविधान में, यानी जब संविधान बना तब उस समय। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में जो है लगभग 450 आर्टिकल्स हैं। यानी एक्यूरेट बात करें तो 448 आर्टिकल्स हैं हमारे वर्तमान संविधान में। भाग की बात करें तो भाग जो है 25 हैं और अनुसूची आज के डेट में 12 हो गई है। यानी बढ़ोतरी हुआ है। और ये बढ़ोतरी कैसे हुआ है? तो संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल्स बढ़ाए गए हैं, भाग बढ़ाए गए हैं, तो इन सबों को बढ़ाया गया है। अब ऐसा नहीं बढ़ाया गया है कि 395 के बाद जो है 396, 97, 98 ऐसे करके नहीं बढ़ाया गया है। इसको जो है संशोधन किया गया है आर्टिकल्स में ही। जैसे कि 51 एक आर्टिकल होता है, 51, फिर दूसरा एक आर्टिकल हो जाएगा 51 का ए। उसी प्रकार 21 आर्टिकल है, 21 का ए, 21 का बी, ऐसे करके जो है कुल 400, आज के डेट में 48 आर्टिकल्स हो गए हैं। इस तरह से संविधान में संशोधन करके आर्टिकल्स को बढ़ाया गया है। उसी प्रकार भाग को भी बढ़ाया गया है। जैसे पहले भाग 4 था, फिर एक और जोड़ा गया, उसमें 4 का क हो गया। तो इस तरह से भाग को भी संशोधन करके बढ़ाया गया है, ठीक है? तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में 448 आर्टिकल्स हैं। भाग की बात करें तो 25 है और अनुसूची जो है 12 है। अब आइए हम भाग 1 को समझते हैं। देखिए, भाग 1 का नाम है संघ एवं इसका क्षेत्र। भाग 1 में जो है कुल 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं। इन चारों आर्टिकल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। आइए एक-एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1 को। देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन होगा। इस आर्टिकल से हमें 2 बातों की जानकारी मिलती है, 2 बातें स्पष्ट होती है। पहला कि जो अपना देश है उसका नाम जो है 2 है, एक भारत और दूसरा इंडिया, क्योंकि आर्टिकल 1 में कहा गया है। आपसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि अपने देश का कितने नाम है, तो 2 नाम है, भारत और इंडिया। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 1 में कहा गया है। और दूसरा बात स्पष्ट होता है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। अब देखिए, इसी तरह जो है 3 चीज़ें होता है। आइए पहले उनको हम समझ लेते हैं, तब जाके आपको जो है आर्टिकल 1 प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए, एक होता है कॉन्फेडरेशन देश होता है, दूसरा एक यूनियन देश होता है और तीसरा होता है फेडरेशन देश। कॉन्फेडरेशन क्या है? पहले आप जानिए कि कोई भी देश जो है वो छोटे-मोटे राज्यों से मिलकर बना होता है। तो कॉन्फेडरेशन में क्या है कि राज्य जो है शक्तिशाली होते हैं और जो संघ होता है, यानी केंद्र होता है, वह कमज़ोर होता है। तो उसको कॉन्फेडरेशन कहा जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब राज्य शक्तिशाली हो जाएंगे तो वो अपने मर्जी का करेंगे, जब चाहे तब वो निकल सकते हैं देश से, जब चाहे तब एंट्री ले सकते हैं। तो उसको जो है कॉन्फेडरेशन कहा जाता है, जिसमें राज्य शक्तिशाली होते हैं और केंद्र यानी संघ जो है वह कमज़ोर होता है। जैसे कि यूएसएसआर जो है टूट कर बहुत सारा बन गया, तो उसमें राज्य जो है जो भी शामिल थे वो सब के सब कॉन्फेडरेशन थे, क्योंकि वो अलग हो गए, तो वह जो है कॉन्फेडरेशन कहलाएगा। एक होता है यूनियन, इसको भी संघ कहा जाता है।
इसमें क्या है कि राज्य जो है वह कमजोर होता है और संघ शक्तिशाली होता है। जैसे अपना देश भारत, इसमें जितने भी राज्य हैं वो सभी के सभी जो है कमजोर हैं और संघ जो है शक्तिशाली है। मतलब संघ के पास, केंद्र सरकार के पास शक्ति अधिक है और राज्यों के पास शक्ति जो है कम है। तो हम लोग यूनियन में आएंगे और यही बात जो है आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है ये राज्यों का संघ है और यानी यूनियन है। तो यूनियन में क्या है कि संघ शक्तिशाली होता है और राज्य जो है कमजोर होते हैं, वो अपने मर्जी का नहीं कर सकते, वो जब चाहे तब निकल नहीं सकते हैं, उनको निकलने का अधिकार क्षमता नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा होता है फेडरेशन। इसको जो है संघ ही कहा जाता है, कहीं कहीं पर परिसंघ कहा जाता है इसको। इसमें क्या है कि संघ और राज्य दोनों के पास जो है बराबर शक्ति होती है, तो उसको फेडरेशन कहा जाता है। तो कॉन्फेडरेशन आप समझ गए, जिसमें राज्य शक्तिशाली होता है और संघ कमजोर होता है, तो उसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। यूनियन में क्या होता है कि संघ जो है शक्तिशाली होता है और राज्य कमजोर होते हैं, जैसे अपना देश भारत। और एक होता है फेडरेशन, जिसमें संघ और राज्य दोनों जो है, दोनों के पास बराबर शक्ति होता है। ठीक है। तो यही बात जो है आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है ये राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। यानी यहाँ के राज्य जो है अपने मर्जी से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इस संघ में सम्मिलित किसी भी राज्य को अपने इच्छा अनुसार अलग होने का अधिकार नहीं होता है। वर्तमान में आपको पता है कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो अब ये हम आर्टिकल 2 को समझते हैं। देखिए आर्टिकल 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर भारतीय संसद चाहे तो कोई विदेशी देश का कोई टुकड़ा है या फिर कोई विदेशी देश है और वह भारत में मिलना चाहता है, या फिर दो देशों में युद्ध हुआ जिसमें एक भारत है और भारत जीत गया, तो भारत जो है उसके क्षेत्र को अपने देश में कब्जा कर लेगा, अपने देश में उसको शामिल करेगा। तो वो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो आर्टिकल 2 के तहत कर सकता है। वही बात कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना करना। तो इसके तहत हमें जो है दो शक्तियाँ प्राप्त होती है भारतीय संसद को। पहला कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना। भारत संघ का मतलब भारत में शामिल करना नए राज्यों को, अर्थात किसी विदेशी देश या देश के टुकड़े को भारत में शामिल किया जा सकता है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है। और दूसरा बात ये होता है कि नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, अर्थात तो वैसे राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनकी स्थापना करना इस आर्टिकल में कहा गया है। मतलब इसमें दो बातें कहा गया है कि आप किसी भी विदेशी देश के टुकड़ा को या फिर विदेशी देश को भारत में शामिल कर सकते हैं, उसको प्रवेश कर सकते हैं और फिर उसको जो है भारत का कोई अलग राज्य जो है, अलग राज्य की स्थापना कर सकते हैं, अलग राज्य का गठन कर सकते हैं। ये बात कहा गया आर्टिकल 2 में। जैसे हम लोग सिक्किम को किए, सिक्किम को जो है 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, आपको पता है। तो सिक्किम को सबसे पहले हम लोग क्या किए कि उसको अपने देश में प्रवेश कराएं आर्टिकल 2 के अंतर्गत, और फिर उसको जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही हम लोगों ने उसको राज्य का दर्जा दे दिया। और ये दोनों बात जो है आर्टिकल 2 में कहा गया है कि आप पहले किसी विदेशी देश के टुकड़े को अपने में प्रवेश कराइए और फिर उसकी जो है अलग राज्य की स्थापना करिए, और यह अधिकार संसद को आर्टिकल 2 के तहत दिया जाता है। ठीक है। अब आइए हम आर्टिकल 3 को समझते हैं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो समझिए आर्टिकल 3 को। देखिए इसके अंतर्गत जो है संसद द्वारा भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारतीय संघ के जो राज्य हैं, भारतीय संघ का राज्य का मतलब भारत के अंदर जो राज्य हैं उनका जो है नाम में परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा, उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। और ये सभी कार्य कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद जो है वह कर सकती है। ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मान लीजिए किसी राज्य का सीमा में परिवर्तन करना है या फिर क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उस विधेयक को डायरेक्टली जो है किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा।
सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लिया जाएगा उसके बारे में जो भी परिवर्तन करना है। जब राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे तब जाके उसको हम लोग लोकसभा में या फिर राज्यसभा में उसको हम लोग पेश करेंगे, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है उस विधेयक को उस राज्य की विधानमंडल में भेजा जाता है जिस राज्य में परिवर्तन करना है। जैसे मान लीजिए कि बिहार है और मान लीजिए बिहार में जो है बिहार को बांटकर 2 राज्य बनाना है, ठीक है। तो संसद क्या करेगी, सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगी कि राष्ट्रपति महोदय जी, हम लोग बिहार को जो है 2 भागों में बांटने वाले हैं, यानी बिहार में 2 राज्य बनाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उन बातों को जानकारी ले लेंगे और राष्ट्रपति बिहार के विधानमंडल में यानी बिहार के मुख्यमंत्री से जो है इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसके बारे में उनको बताएंगे कि आपका जो राज्य है उस राज्य को संसद जो है 2 टुकड़ा करना चाहती है, 2 राज्य उसमें बनाना चाहती है। तो मुख्यमंत्री का जो भी सुझाव होगा वो मुख्यमंत्री अपना सुझाव दे सकते हैं या फिर इस राज्य की विधानमंडल का जो भी सुझाव होगा वो दे सकता है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति को अगर लगे कि ये सुझाव अच्छे दे रहे हैं तो सुझाव मान सकती है, राष्ट्रपति भी मान सकते हैं या फिर संसद भी मान सकती है। अगर उनको मन है तो मान सकते हैं और नहीं तो नहीं मान सकते। मतलब प्रक्रिया जो है यही होता है कि संसद को जब भी किसी राज्य में परिवर्तन करना होता है, किसी भी संबंधित सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो या फिर क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो सबसे पहले वह राष्ट्रपति से अनुमति लेगी। फिर राष्ट्रपति जो है उस राज्य को बताएंगे। अगर उस राज्य का कोई सुझाव है तो सुझाव को वो सुनेंगे, समझेंगे। अगर राष्ट्रपति को या फिर संसद को मन होगा तो वो अप्लाई करेंगे और नहीं तो उसको लागू कर देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है किसी भी राज्य में परिवर्तन करने की और ये सभी बातें जो है आर्टिकल 3 में कहा गया है। अब राष्ट्रपति या फिर संसद के ऊपर निर्भर करता है कि उस राज्य की बात माने या फिर न माने। यानी इसलिए कहा जाता है कि संसद जो है वो किसी भी राज्य के बिना अनुमति के उस राज्य की सीमा या फिर नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगर संसद चाह दे कि बिहार का 2 भाग बांटना है, उत्तर प्रदेश का 2 भाग करना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर उत्तर प्रदेश की विधानमंडल, चाहे बिहार की सरकार हो चाहे बिहार के विधानमंडल हो, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। संसद चाहे तो वो कर सकता है क्योंकि आर्टिकल 3 में यह बात कहा गया है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 2 और 3 में बस यही अंतर है कि आर्टिकल 2 कहता है कि आप किसी विदेशी देश के टुकड़े को या फिर विदेशी देश को भारत में प्रवेश कर सकते हैं, उसको जो है भारत का एक नया राज्य बना सकते हैं, ये आर्टिकल 2 कहता है। लेकिन आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उसमें आपको जो भी परिवर्तन करना है तो वह संसद कर सकती है, नाम बदल सकती है, सीमा चेंज कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब ये हम आर्टिकल 4 को समझते हैं। देखिए इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है ये अधिकार देता है कि अगर संसद को कोई नया कार्य करना है, कोई नया चीज़ जो है संविधान में ऐड करना है तो उसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। और संशोधन जो है आर्टिकल 368 के अनुसार होती है। कोई भी नया कदम उठाना हो संसद को तो सबसे पहले संविधान में संशोधन करेगी आर्टिकल 368 के अनुसार और तब जाके उसको संविधान में जो है जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 4 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या फिर गठन किया जाएगा आर्टिकल 2 के अनुसार, और या फिर जो भारतीय संघ के राज्य हैं उनके नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा आर्टिकल 3 के अनुसार, तो उसको जो है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी आर्टिकल 2 के अनुसार जो कार्य होंगे और आर्टिकल 3 के अनुसार जो कार्य होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे, साधारण विधेयक से होंगे, उनको संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात जो है आर्टिकल 4 में कहा गया है, ठीक है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सोचा गया है कि बहुत सारे भविष्य में जो है राज्यों को बांटा जाएगा तो कितना संशोधन किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा जो है संशोधन हो जाएगा। इसलिए हमारे जो उस समय के ज्ञानी लोग थे, उस समय के जो संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने सोचा कि जो भी भारत के अंदर चेंजिंग किया जाएगा, राज्यों में नाम बदला जाएगा, सीमा बदला जाएगा, क्षेत्र बदला जाएगा, तो उसको जो है संशोधन नहीं माना जाएगा। उसको सामान्य बहुमत से, सामान्य साधारण विधेयक से उसको पारित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात जो है आर्टिकल 4 में कहा गया है।
अभी आप लोगों ने समझा कि आर्टिकल 2 के तहत जो है भारतीय संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने देश में मिला सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। फिर आर्टिकल 3 हम लोग देखें जिसमें कहा गया था कि भारतीय संसद जो है भारत के अंदर जो भी राज्य हैं उनके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या अगर कोई भारत का कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र को विदेशी हाथों में देना हो, विदेशी देशों को सौंपना हो, तो क्या इन आर्टिकलों के मदद से विदेशी देशों को दिया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। अगर भारतीय किसी क्षेत्र को विदेशी देश को देना हो, विदेशी देश को सौंपना हो, तो उसके लिए जो है संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है कि जो कहता हो कि भारतीय क्षेत्र को आप विदेशी हाथों में सौंप दें। ऐसा करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी आर्टिकल 368 के अनुसार। इसी तरह की घटना जो है 1958 में देखने को मिला था भारत में। आइए उसको समझते हैं। देखिए, आज जो बांग्लादेश है वह आज़ादी के समय पूर्वी पाकिस्तान था और आज जो पाकिस्तान है वह उस समय पश्चिमी पाकिस्तान था। और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दोनों एक ही थे जिनको पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और भारत में एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से सटा हुआ है, दोनों एक दूसरे से सटे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर में एक छोटा सा जमीन था जिसका नाम था बेरुबारी संघ, जो कि 9 वर्ग मील जमीन था। तो बेरुबारी संघ पर पाकिस्तान जो है दावा करता था कि यह क्षेत्र जो है हमारा है। तो भारत और पाकिस्तान में विवाद होता रहता था। पाकिस्तान कहता था कि यह क्षेत्र हमारा है और भारत कहता था कि यह हमारा है। तो इसके लिए जो है 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत जो है भारत जो है बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया कि हम बेरूबारी संघ जो है वो पाकिस्तान को सौंप देंगे। अब इससे क्या हुआ कि पूरे पश्चिम बंगाल में आंदोलन होने लगा, जगह जगह पर आंदोलन होने लगा कि आप हमारा क्षेत्र बेरूबारी संघ है और उसको पाकिस्तान को क्यों देंगे। अब यह इतना बड़ा मामला हो गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बेरूबारी संघ को आप पाकिस्तान को नहीं सौंप सकते। ये भारतीय सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे संविधान में कहीं पर भी किसी भी आर्टिकल में यह बात नहीं लिखा गया है कि भारतीय सरकार या फिर भारतीय संसद भारत के किसी भी क्षेत्र को विदेशी देशों में सौंप दे, या ऐसा नहीं कहा गया है। आर्टिकल 2 में यह बात कहा गया है कि अगर विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना हो तो आप मिला सकते हैं, उसको राज्य का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन यह बात नहीं कहा है कि आप भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देशों को दे सकते हैं। ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है। इसलिए आप जो है साधारण बहुमत से, साधारण तरीका से बेरूबारी संघ को आप पाकिस्तान को नहीं सौंप सकते। अगर आपको सौंपना ही है तो आपको सबसे पहले संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में आप आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन करिएगा, तभी जाके आप जो है बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंप सकते हैं। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि जब भी संविधान में संशोधन करना हो तो बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, वोट की आवश्यकता पड़ती है। और वोट कौन देते हैं? सांसद देते हैं। तो जिन सांसदों को मन होगा सौंपने का तो अपने वोट दे देंगे और जिनको नहीं होगा वो वोट नहीं देंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आप संशोधन करिए, संशोधन करने के बाद ही आप बेरूबारी संघ को सौंप सकते हैं। तो सरकार जो भारतीय सरकार थी उस समय 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित की 1960 में, और यह संशोधन करके बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बेरूबारी संघ जो है यह किस संशोधन के द्वारा सौंपा गया था? तो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1960 में और बेरूबारी संघ को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो ये बताने का मकसद ये है कि आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारतीय संसद विदेशी किसी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, न कि यह नहीं कहा गया है कि भारतीय किसी क्षेत्र को विदेशों में सौंप सकती है। ये बात नहीं कहा गया। अगर ऐसा करना है तो संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके भारतीय किसी भी क्षेत्र को विदेशी देशों में सौंपा जा सकता है। ठीक है। ठीक इसी तरह दूसरा एक मामला आया था 16 मई 1974 को, जिसमें भारत एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत द्वारा बांग्लादेश को कुछ भूभाग
भूभाग अधिग्रहण एवं भारत का कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया गया। मतलब 16 मई 1974 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत जो है भारत अपना कुछ ज़मीन बांग्लादेश को सौंपा और बांग्लादेश ने अपना कुछ ज़मीन जो है भारत को सौंपा। यानी ये दोनों जो है आदान प्रदान किए। तो ये भी कार्य जो है संशोधन के माध्यम से ही हुआ। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ा जाता है हिस्ट्री में आप इसको विस्तार से समझ सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको बताया जा रहा है ताकि आपको आर्टिकल जो है समझ में आ जाए। अब आइए हम समझते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उसी समय 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली, तो 14 अगस्त 1947 को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, आज़ादी के समय भारत में कुल 552 देशी रियासतें थी और ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, क्योंकि आज़ादी के समय जो है पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, कुछ ही जगहों पर अंग्रेज़ों का शासन था और बाकी जगहों पर देशी रियासतें थी। देशी रियासतें का मतलब राजा रजवाड़ों का शासन वहाँ पर था और यही जो है उस समय राजनीतिक इकाइयाँ हुआ करती थी, देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत। मतलब इन लोगों के द्वारा जो है शासन किया जाता था भारत में। अब जब देश आज़ाद हुआ तो इन सबको मिलाकर एक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारे टुकड़े थे तो इन सबको मिलाना था और ये मिलाने की जिम्मेवारी जो है सरदार पटेल को दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन दिमाग लगाए और उन्होंने जो है जितने भी देशी रियासतें थी उनको 3 विकल्प दिया। पहला विकल्प था कि आप भारत में मिल जाइए, दूसरा विकल्प था कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, क्योंकि पाकिस्तान उस समय तक अलग हो गया था, और तीसरा विकल्प था कि आप स्वतंत्र रहिए। ऐसे 3 विकल्प दिए गए थे और बहुत सारे देशी रियासतें जो छोटे-मोटे थी वो सब के सब जो है भारत में मिल गई। लगभग 549 देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई। लेकिन 3 देशी रियासत ऐसी थी जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, नौटंकी कर रही थी। पहला था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था जम्मू कश्मीर। हैदराबाद का कहना था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, जबकि आप भारत के नक्शा में देख सकते हैं कि हैदराबाद कहाँ पर है, मैप में आप समझ सकते हैं। और ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में। अब बताइए, पाकिस्तानियों को आना हो हैदराबाद में तो आएंगे कैसे? भारतीय ज़मीन में प्रवेश करना हो, ज़िंदगी भर का लफड़ा रहेगा। उसी प्रकार जूनागढ़ भी चाहता था कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। जूनागढ़ भी कहाँ है, आप मैप में भी देख सकते हैं। यानी दोनों जो है उल्टा सीधा बात कर रहे थे, जबकि भारत के बीचों बीच में ये सब हैं और कह रहे थे पाकिस्तान में जाने के लिए, तो ये गड़बड़ था। और तीसरा जम्मू कश्मीर कह रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, ना पाकिस्तान में जाएंगे और ना भारत में रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। यानी हती चुकी है जम्मू कश्मीर और ये स्वतंत्र रहना चाहता था। ये तीनों जो है खचड़ाई कर रहे थे। इस वजह से सरदार पटेल जो है अब उन्होंने सोचा कि अब ये जो है आसानी से आने वाले नहीं हैं, इनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। तो फिर जाकर कुछ समय बाद ये तीनों जो है भारत में शामिल हो गए। अब तीनों कैसे भारत में शामिल हुए? देखिए, हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद में सरदार पटेल जो है पुलिस की कार्रवाई किए, सेना को भेज दिए पुलिस की वर्दी में, जहाँ पर सेना ने वहाँ बहुत मार मारा और हैदराबाद जो है भारत में शामिल हो गया, जिसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किसको जो है शामिल किया गया था भारत में, तो हैदराबाद को। उसके बाद जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल किया गया। मतलब वहाँ की जनता से पूछा गया जूनागढ़ की कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो वहाँ की जनता बोली भारत में, तो जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया जनमत संग्रह के द्वारा। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के जम्मू कश्मीर को जो है भारत में शामिल किया गया। इसको आप हिस्ट्री में बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुल 552 देशी रियासतों को भारत में शामिल किया गया और 552 को शामिल करके इसको जो है कुल 4 भागों में पूरे भारत को बांट दिया गया। यानी लगभग कुल 4 स्टेट बनाए गए, इनको शामिल करके ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को शामिल करके 4 राज्यों का निर्माण किया गया। उन 4 राज्यों का नाम रखा गया ABCD, या फिर भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। अब आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इन सभी भागों में किन किन को रखा गया था, शामिल किया गया था। देखिए, 552 देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत को जो है एक में करके कुल 4 राज्यों में बांट दिया गया पूरे भारत को।
भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। ठीक है। अब देखिए पार्ट ए में यानी भाग ए में जो है ब्रिटिश प्रोविंस को रखा गया। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब आपको पता है कि जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था उस समय, उन सभी क्षेत्रों को पार्ट ए में रखा गया जिसको ब्रिटिश प्रोविंस कहा गया। इसमें जो है कुल 9 राज्य थे। पार्ट ए में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भाग ए में कुल कितने राज्यों को रखा गया था, तो कुल 9 राज्य थे। और इसमें जो है गवर्नर का शासन होता था। शासन भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट ए था इस पर किसका शासन होता था, तो गवर्नर का शासन होता था। ठीक है। वही पार्ट बी में किसको रखा गया था? प्रिंसली स्टेट को। प्रिंसली स्टेट का मतलब देशी रियासतें, इनकी भी संख्या जो है 9 थी। तो जितने भी देशी रियासत थी उनको जो है पार्ट बी में शामिल किया गया था, यानी प्रिंसली स्टेट में। और इनकी संख्या कितनी थी? 9 थी, आपको ध्यान रखना है। और इसी में जो है पेप्सू था। पेप्सू का आप नाम सुने होंगे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जो आगे चल के जो है 5 राज्यों में टूट गया था, वो आगे आप पढ़िएगा। तो उसको जो है पार्ट बी में शामिल किया गया था। अब देखिए पार्ट बी में जितने भी राज्य थे इसमें राज्य प्रमुख का शासन होता था और राज्य प्रमुख को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है कि पार्ट बी में जितने भी राज्य थे उनमें किनका शासन था, तो राज्य प्रमुख का शासन था। और राज्य प्रमुख को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था उस समय। और एक निर्वाचित विधायिका का भी शासन होता था पार्ट बी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पार्ट सी में कमिश्नरी स्टेट को रखा गया। पार्ट सी, सी से कमिश्नरी स्टेट, तो सी में रखा गया था। कमिश्नरी का मतलब होता है इसमें कमिश्नरी क्षेत्र को शामिल किया गया था। इनकी संख्या जो है कुल 10 थी। तो ध्यान रखना है कमिश्नरी स्टेट की संख्या कितनी थी? 10 थी और इनको पार्ट सी में शामिल किया गया था। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक कमिश्नर होता था, यानी आयुक्त होता था, जो इनका प्रशासन चलाता था, देखरेख करता था। तो आपको ध्यान रखना है कि कमिश्नरी क्षेत्र में एक कमिश्नर होता था जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और इनमें जो है कुल 10 राज्य थे और कमिश्नरी स्टेट को पार्ट सी में शामिल किया गया था। उसके बाद है पार्ट डी। पार्ट डी में इसमें जो है विदेशों से अर्जित क्षेत्र को शामिल किया गया था। मतलब जो हम लोग विदेशों से जीते थे, विदेशों से हथियाए थे, उन क्षेत्र को पार्ट डी में शामिल किया गया था। उस समय एक ही था केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी को जो है पार्ट डी में रखा गया था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्ट डी में उस समय केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पार्ट ए, बी, सी, डी में किन किन को शामिल किया गया था और कितने स्टेट थे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो पार्ट ए में कुल 9 राज्य थे, पार्ट बी में भी 9 राज्य थे और पार्ट सी में 10 थे और पार्ट डी में एक ही था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह टोटल कितने हो जाते हैं? 29। यानी आज़ादी के समय जब पार्ट ए, बी, सी, डी थे तो उस समय कितने स्टेट थे भारत में? तो कुल 29 राज्य थे। ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम पढ़ते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ उन सभी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न जो है इन टॉपिकों से पूछा गया है। देखिए, जब 1947 में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया, तो उसी समय से भारत के लोगों में एक चलन सा चल गया कि भाषा या फिर धर्म के आधार पर अलग होना। क्योंकि भारत के लोग देखें कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था पाकिस्तान, यानी उस समय पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो उसको जो है मुस्लिम के आधार पर अलग कर दिया गया, धर्म यानी भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। तो लोगों में एक चलन सा चल गया कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए। और जगह जगह पर भारत में जो है आंदोलन होने लगे कि हमें भाषा के आधार पर अलग करिए, क्योंकि सभी लोग जो है यहाँ के अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मराठी, कोई तेलुगु, कोई भोजपुरी, तो सब अलग होना चाहते थे भाषा के आधार पर। तो ये आंदोलन होने लगा। तो उस समय की सरकार सोची कि इस पर जो है विचार विमर्श करना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। तो उस समय की सरकार ने एक आयोग का गठन की इस बात को जांचने के लिए कि क्या राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है कि नहीं, भाषा के आधार पर। इसके लिए सबसे पहले एक आयोग का निर्माण किया गया जिसका नाम था एसके धर आयोग। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था, तो एसके धर आयोग था। इसकी स्थापना जो है, मतलब इसका निर्माण गठन किया गया जून 1948 में।
और इसके अध्यक्ष थे एस के धर। एस के धर जो थे ये एक जज थे। तो जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन के लिए पहला आयोग नियुक्त किया गया और इसने जो है दिसंबर 1948 में अपना पहला रिपोर्ट पेश किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि गठन पहला कब हुआ तो जून 1948 में हुआ और इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया तो दिसंबर 1948 में। और इसने कहा कि भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है, पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। अगर उनका पुनर्गठन करना ही है तो प्रशासनिक आधार पर करिए, मतलब शासन के आधार पर, न कि भाषा के आधार पर। मतलब इसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने का विरोध किया और इसने कहा प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इससे भारत के लोगों में और असंतोष फैल गया कि सरकार द्वारा जो आयोग बनाया गया था इसने मना कर दिया है भाषा के आधार पर अलग होने के लिए। इससे और असंतोष फैल गया और आंदोलन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर सरकार सोची कि एक और समिति का गठन करते हैं और फिर सरकार ने जो है जेवीपी समिति का गठन किया। ठीक है, तो आइए अब उसको हम पढ़ते हैं जेवीपी समिति को। देखिए, सरकार द्वारा फिर जो है एक और समिति का गठन किया गया, जेवीपी समिति, दिसंबर 1948 में हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था तो दिसंबर 1948 में हुआ था। और इसको जेवीपी समिति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 लोग शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताभी सीतारमैया, इसलिए इसको जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। और इसने अपना रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में पेश की थी। ध्यान रखिएगा, गठन हुआ था दिसंबर 1948 में और इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया तो अप्रैल 1949 में। और इसने भी साफ मना कर दिया कि भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर गठित नहीं किया जा सकता है, पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है। यानी इसने भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया। अब लोगों में और आक्रोश हो गया क्योंकि लोग देखे कि सरकार द्वारा 2 समिति का निर्माण किया गया और दोनों समिति जो है लगातार मना कर दिए भाषा के आधार पर अलग होने के लिए। इससे और आक्रोश फैला और एक घटना हो गई 1952 में। 1952 में देखिए एक मद्रास था, भारत में ही मद्रास था और मद्रास में एक क्षेत्र था जहाँ पर लोग तेलुगु भाषा बोलते थे और तेलुगु भाषी लोगों का कहना था कि हमें अलग करके एक अलग राज्य बनाइए, क्योंकि हम लोग अलग तेलुगु भाषा बोलते हैं, हम लोगों को मद्रास में दिक्कत होता है। तो हम लोग अलग होकर एक अलग राज्य के वो लोग मांग करने लगे। और उसी में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे तेलुगु भाषा के, पोट्टू श्रीरामुलु, और ये जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए, पोट्टू श्रीरामुलु। और ये 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे जिससे इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि 56 दिनों तक कोई भूखा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने से और मद्रास में आक्रोश बढ़ गया और आंदोलन जो है होने लगा। इससे क्या हुआ कि सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव आने लगा। अब सरकार जो है मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश का गठन किया। मतलब मद्रास में एक क्षेत्र था जहाँ पर लोग तेलुगु भाषा बोलते थे, तो मद्रास से उस तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया गया और उसको एक नया नाम दिया गया आंध्र प्रदेश। तो आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है। कब अलग हुआ था तो 1 अक्टूबर 1953 को अलग हुआ था। ठीक है, पहले जो है आंध्र प्रदेश था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना राज्य को अलग कर दिया गया। अब आंध्र प्रदेश जो है छोटा हो गया है। तेलंगाना जो है 29वां राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को, जो कि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। ठीक है, अब यहीं से सिलसिला चालू हो गया। पूरे भारत के लोग कहने लगे कि अब हमें भी अलग करिए, क्योंकि लोगों के पास एक और ऑप्शन आ गया कि जब आंध्र प्रदेश को अलग किए तो हम लोग क्यों नहीं अलग हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि सरकार जो है मजबूरी में आके आंध्र प्रदेश को अलग की थी और पूरे भारत में मांग होने लगा। अब इसके लिए सरकार सोची विचारी और एक और आयोग की गठन की ताकि इस पर और गहराई से सोचा जा सके, विचार किया जा सके। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। आइए उस आयोग के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई, जिससे सरकार ने पुनः एक फजल अली आयोग का गठन किया। इसका गठन कब हुआ था तो दिसंबर 1953 में हुआ था, जिसमें 3 सदस्य थे,
फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू, इन 3 सदस्यों को मिलाकर फजल अली आयोग का गठन किया गया था। और ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली ही थे और इसका गठन ध्यान रखना है 19 दिसंबर 1953 में हुआ था। ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की अनुमति दे दी। अर्थात इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को, भारत के राज्यों को बांटा जा सकता है। लेकिन इस आयोग ने एक बात स्पष्ट कर दिया और इस आयोग द्वारा जो है एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए एक राज्य एक भाषा का मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत का मतलब होता है कि जिस राज्य में एक भाषा बोला जाता है उस राज्य में उसी भाषा के लोगों को जो है इज्जत दिया जाएगा। दूसरे राज्य के लोगों को उस राज्य में इज्जत नहीं दिया जाएगा। दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों को उस राज्य में इज्जत नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बिहार है, तो बिहार में बिहारी हुए, बिहारी यहाँ की भाषा है, मैथिली भी भाषा है, बिहारी भाषा है। तो उसका मतलब हुआ कि अगर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति आ जाए, जैसे गुजराती यहाँ पर आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि गुजराती को मारने पीटने लगेगा और कहिएगा कि हमारा भाषा नहीं बोलता है तो इसको रहने नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। यह बात जो है फजल अली आयोग में कहा गया, क्योंकि यह तभी हो सकता है जब एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकारा जाए। लेकिन फजल अली आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार दिया था, स्वीकारा नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि पूरे भारत में जो भी लोग जहाँ चाहे तहाँ जा सकते हैं। भले आप भाषा के आधार पर अलग हो जाइए, लेकिन आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं भाषा के आधार पर कि हम लोग गुजराती हैं तो बिहारी को नहीं आने देंगे क्योंकि वो लोग बिहारी भाषा बोलता है, मैथिली बोलता है। ऐसे नहीं किया जा सकता है पूरे राज्य में। उसी को कहा जाता है एक राज्य एक भाषा। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को किस आयोग द्वारा अस्वीकार किया गया था? तो फजल अली आयोग के द्वारा। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आज के डेट में देखिएगा कि बिहारी जो है बहुत सारे जाके गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है भाषा के आधार पर अगर भेदभाव होगा तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ चीज़ है, जो कि फिलहाल देखा गया था महाराष्ट्र में, जहाँ पर बिहारियों को भगाया गया था और कहा गया था कि जिसको अगर भाषा के मराठी भाषा जो बोलता है वही महाराष्ट्र में रह सकता है। ऐसा सुनने को मिला था, हालांकि वो जो है अब दब गया है। ठीक है। अब देखिए फजल अली आयोग के सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा पहले के जो 4 राज्य थे ABCD उनको रद्द कर दिया गया और पूरे भारत में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो देखिए ABCD को रद्द किया गया क्योंकि पूरे भारत में कुल कितने उस समय राज्य थे? 4 राज्य थे, जिनको 4 भागों में बांटा गया था ABCD। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित करके इनको रद्द किया गया चारों राज्यों को, और पूरे भारत में 1 नवंबर 1956 से 14 राज्य बनाया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया पूरे भारत में। तो पूछा जाएगा कि ABCD रद्द करके पूरे भारत में कितने राज्य बनाए गए थे? तो 14 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हालांकि आयोग जो था फजल अली आयोग, उसने सिफारिश किया था कि पूरे भारत में आप 16 राज्य बनाइए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, लेकिन सरकार जो है वो दूसरे सोची और पूरे भारत में जो है कुल 14 राज्य बनाई और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाई, जो ABCD था उसको रद्द करके। और किस अधिनियम के तहत? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को देख सकते हैं आप, इनका लिस्ट है यहाँ पर। वर्तमान में देखिए कि अपने भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।